हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईपीए इंस्टीट्यूट। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। इसी के साथ आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स को एक नेसेसरी इविल कहा जाता है, मतलब इसकी नेसेसिटी भी है और ये हमारी डे टू डे लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। तो आज हम एडवांटेजेस की भी बात करेंगे और हम डिसएडवांटेजेस की बात भी करेंगे। इफ आई टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, तो इसका सबसे पहला एडवांटेज है वॉकिंग। वॉकिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन। आप एक बार इमेजिन कीजिए कि कहीं पे बहुत ही कम फ्रिक्शन है, जैसे कि बाथरूम में जब पानी बहुत सारा गिरा हुआ रहता है तो वहां पे फ्रिक्शन काफी ज्यादा कम हो जाता है और वहां स्लिप होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और हमें बहुत केयरफुल रह के वहां चलना पड़ता है। तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे ही फ्रिक्शनल फोर्स कम हुआ वैसे ही वहां पे स्लिप होने के चांसेस बढ़ गए और हमारा वॉक करना इजीली पॉसिबल नहीं है। अब आप एक सिचुएशन इमेजिन करिए जहां पे फ्रिक्शन प्रेजेंट ही नहीं है, फ्रिक्शन कंप्लीटली वहां पे अनअवेलेबल है। उस वाली केस में तो हम एक कदम भी आगे नहीं रख पाएंगे, हम स्लिप होके गिर जाएंगे एंड आवर वॉकिंग विल नॉट बी पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन। तो इसलिए फ्रिक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। द सेकेंड एडवांटेज इज विदाउट फ्रिक्शन राइटिंग इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब भी पेपर और पेन ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो जो भी पेपर की इरेगुलरिटीज होती है उसमें पेन की इंक जाती है और वहां पे लिखना पॉसिबल होता है। अब यहाँ पे भी आप एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि आपको पेन से किसके ऊपर लिखना है, ग्लास के ऊपर। ग्लास में फ्रिक्शन काफी कम होता है और अगर उसी ग्लास पे हमने पॉलिशिंग कर रखी है या फिर ऑयलिंग कर रखी है तो जब ऑयलिंग कर दी जाती है तो फ्रिक्शन और ज्यादा कम हो जाता है। तो अगर आप अब उस ऑयल्ड ग्लास सरफेस पे लिखना चाहेंगे पेन से तो आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी, यू विल नॉट बी एबल टू राइट ऑन इट। तो अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है तो हम किसी भी जगह पे लिख नहीं सकते हैं। द थर्ड इज ग्रिपिंग। अगर दो सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन काफी होता है तो हम बहुत अच्छे से चीजों को ग्रिप कर पाते हैं, अदरवाइज ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है। आप सोचिए आपके हाथों पे काफी सारा ऑयल लगा हुआ है और आपको एक बहुत ही पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस को ग्रिप करके रखना है, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू ग्रिप इट। लेकिन वहीं अगर हम तुरंत अपने हाथों पे पाउडर लगा लें या फिर मिट्टी लगा लें और एक रफ जो हमारे पास में सरफेस है उसको हमें ग्रिप करना है तो इट विल बी वेरी इजी टू ग्रिप दैट सरफेस। तो इसका मतलब जहां पे भी फ्रिक्शन कम होगा वहां पे ग्रिपिंग करना मुश्किल रहेगा और फ्रिक्शन अगर ज्यादा है तो ग्रिप करना इजी हो जाता है। इसीलिए जितने भी वेट लिफ्टर्स होते हैं उनको आपने देखा होगा कि बार बार वो या तो अपने हाथों पे पाउडर लगा रहे होते हैं या फिर मिट्टी लगा रहे होते हैं ताकि उनके हाथों का जो फ्रिक्शन है वो इंक्रीज हो जाए, वहां पे थोड़ी रफनेस आ जाए, इरेगुलरिटीज आ जाए और वो इजीली जो भी उनका वेट है उसको लिफ्ट कर पाए। नेक्स्ट वी हैव इट कीप्स द ऑब्जेक्ट्स इन प्लेस। मतलब अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर जगह पे रखना है तो वहां पे फ्रिक्शन जरूरी है, अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट वहां से स्लिप हो जाएगा, वहां से स्लाइड होके कहीं चला जाएगा। वी विल नॉट बी एबल टू कीप इट इन अ प्लेस। नेक्स्ट वी हैव जनरेट हीट व्हेन नीडेड। देखो जब भी हमें हीट की जरूरत होती है तो बाय यूजिंग द फ्रिक्शन हम हीट को जनरेट कर सकते हैं। जैसे बहुत ही नॉर्मल सा आपके पास में एक एग्जांपल है कि जब भी सर्दियों में हमें बहुत ठंड लगती है तो अपने हाथों को बहुत तेजी से ऐसे रब करते हैं और वहां पे हीट का जनरेशन हो जाता है। तो जब हम अपने हैंड्स को रब कर रहे हैं तो ये एक फ्रिक्शन हो रहा है और फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे हीट जनरेट हो रही है। वहीं आपने सुना होगा जब छोटी क्लासेस में पढ़ते थे कि सबसे पहले जो फायर का इन्वेंशन हुआ था उस टाइम पे माचिस या फिर लाइटर्स तो होते नहीं थे, तो वो लोग दो पत्थरों को एक दूसरे से टकराते थे और जो चिंगारी निकलती थी उससे वो आग जलाते थे। तो अगेन वहां पे भी जब दो रफ सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, फ्रिक्शन हो रहा है तो हीट का जनरेशन है और हीट जनरेट होने से ही वो चिंगारी वहां पे आती है, वो स्पार्क हम लोगों को दिखाई देता है। तो दैट इज ऑल्सो द एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट इज we cannot stick two bodies with each other if friction is absent।
मतलब अधेसिव फोर्सेस या फिर जो अधेशन का कॉन्सेप्ट है, जो ग्लू से हम दो चीजों को चिपकाते हैं, वो वाला हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं प्रेजेंट है। तो दो चीजें तभी चिपकती है एक दूसरे से जब फ्रिक्शनल फोर्स होता है, क्योंकि उनका जो भी इंटर एटॉमिक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स है वो एक दूसरे को ज्वाइन करके रखता है। जो इरेगुलरिटीज है वो एक दूसरे को ज्वाइन करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट, कोई भी व्हीकल के ब्रेक्स काम नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रेक्स में भी क्या होगा, एकदम से जब हम ब्रेक लगाते हैं तो वो जो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स है वही गाड़ी को रोकता है, तो बिना फ्रिक्शन के ब्रेक्स भी काम नहीं करते हैं। नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ द मशीनरी दे विल नॉट वर्क। नेक्स्ट है, राइटिंग नहीं कर पाएंगे, जो भी अधेसिव्स होंगे उनका कोई काम नहीं रहेगा बिना फ्रिक्शनल फोर्स के। देन क्लीनिंग विद सैंड पेपर विल नॉट बी पॉसिबल। भाई जो सैंड पेपर होता है काफी खुरदरा होता है, बहुत ज्यादा रफ होता है, तो अगर सैंड पेपर का यूज करना है इसका मतलब वो तो फ्रिक्शन के साथ ही काम करेगा, बिना फ्रिक्शन के तो सैंड पेपर भी यूजफुल नहीं है। नेक्स्ट हम कहते हैं कि हम बहुत सारी चीजों पे ना गांठ लगाते हैं, ठीक है। जब वो गांठ लगाते हैं, नोट्स लगाते हैं, तो आप लोगों ने बहुत बार ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर दो बहुत ज्यादा रफ रस्सियां हैं और आप उनको बांध रहे हो तो वो काफी देर तक आराम से अच्छे से बंधी हुई रहती है और उनको वापस खोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहीं अगर तुमने कोई सिल्क की बहुत ही स्मूथ सी दो रस्सियां ली है, दो धागे लिए हैं और आप उनको टाई करना चाह रहे हैं, तो उनको बांधना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब बहुत बार हम जब गिफ्ट देते हैं तो गिफ्ट देने वाले पर्पस में वहां पे बहुत ही फैंसी स्मूथ थ्रेड्स का यूज किया जाता है और उन थ्रेड्स को जैसे ही बांधते हैं वो अपने आप अनटाई हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स बहुत कम है। तो जहां पे भी फ्रिक्शन कम होगा वहां पे गांठ बांधना, उनकी नॉट बनाना, दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। और अगर फ्रिक्शनल फोर्स अच्छे से प्रेजेंट है, रफ सरफेसेस हैं, तो हम इजीली नोट्स बना सकते हैं। और फ्रिक्शन अगर एब्सेंट है तो नोट्स बनेंगी ही नहीं, जैसे ही हम गांठ लगाएंगे वो अपने आप अनटाई हो जाएगी। नाउ लेट्स कम टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले हमने कहा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। देखो, अगर हमें कोई गाड़ी चलानी है और गाड़ी में अगर हमने 100% फ्यूल डलवाया है तो उस 100% का जो 20% फ्यूल होता है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन को काउंटर करने में यूज आ जाता है। मतलब जो भी व्हीकल है उसके अंदर बहुत सारी मशीनरी काम कर रही है, तो उस मशीनरी में फ्रिक्शन लग रहा होगा। जब गाड़ी चल रही है तो उसके टायर सरफेस के साथ में कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो वहां पे फ्रिक्शन लग रहा है। तो मशीनरी और सरफेस दोनों का जो फ्रिक्शन है उसको ओवरकम करने में 20% हमारा फ्यूल लग जाता है। तो इसका मतलब जितना हमने इनपुट दिया उतना आउटपुट हमें कभी मिला ही नहीं। तो जब पूरा 100% आउटपुट नहीं मिला, इसका मतलब जो भी मशीनरी है, जो भी व्हीकल है, उसकी एफिशिएंसी कम हो गई और हमें ज्यादा फ्यूल का यूज करना पड़ता है। Then the next disadvantage is wear and tear of the machinery and other parts. जहां भी फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा वहां पे वेयर एंड टेयर भी ज्यादा होगा। हमने देखा है कि हम बहुत टाइम तक अगर स्लीपर्स को पहन के रखते हैं तो उनके नीचे का जो सोल है वो काफी ज्यादा घिस जाता है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। अगर हमने गाड़ी बहुत ज्यादा चलाई तो उनके जो टायर है वो भी घिस के बहुत स्मूथ हो जाते हैं, तो दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। फिर बहुत टाइम तक अगर पंखा काम में ले रहे हैं तो वो फैन भी बहुत आवाज करने लग जाता है या फिर खराब हो जाता है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट फ्रिक्शनल फोर्स में ये जितनी भी मशीनरी है या फिर और चीजें हैं उनका वेयर एंड टेयर बहुत ज्यादा होता है। द थर्ड डिसएडवांटेज इज प्रोडक्शन ऑफ हीट कॉजेज डैमेज टू द मशीनरी। मतलब हमें पता है जब भी फ्रिक्शन होगा तो हीट वहां प्रोड्यूस होगी, और वो हीट अगर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो गई तो मशीनरी को काफी हद तक डैमेज कर सकती है। देन इट स्लो डाउन दी मोशन। मतलब अगर कोई गाड़ी है उसकी स्पीड हम बहुत बढ़ाना चाह रहे हैं लेकिन एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, तो वो उसकी स्पीड को कभी भी उतना नहीं होने देगा, ये हमेशा लिमिट करके रखेगा स्पीड को। ये हमेशा जो हमारा रिलेटिव मोशन है उसको स्लो डाउन करेगा, उसको अपोज करेगा। नेक्स्ट वी हैव इट रिक्वायर्स एक्स्ट्रा फ्यूल। वो तो हमें पता ही है 20% एक्स्ट्रा फ्यूल हमें देना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स को काउंटर अटैक करने के लिए।
Next, there are methods of decreasing the friction. The very first method to decrease the friction is polishing. हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉलिश करके उसकी इरेगुलरिटीज को फिल कर देते हैं और उसके बाद में उसके फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है. नेक्स्ट वी हैव द लुब्रिकेशन. बहुत सारे जो लुब्रिकेटिंग ऑयल्स हैं, ग्रीस है, इन सब का यूज मशीनरी में फ्रिक्शनल फोर्स को कम करने के लिए किया जाता है. बहुत बार जब ऑयल कम हो जाता है, ग्रीस कम हो जाता है, तो बहुत आवाज करने लग जाती है मशीन और वहां पे हीट का जनरेशन बहुत होने लगता है. तो ग्रीस का यूज करते हैं हम, ऑयल्स का यूज करते हैं ताकि मशीनरी में फ्रिक्शनल फोर्स को डिक्रीज किया जा सके. बहुत सारी मशीन्स ऐसी हैं जो काफी हाई टेम्परेचर पे वर्क करती है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स है, उसकी वजह से हीट का जनरेशन है और हीट जनरेट होने से टेम्परेचर काफी हाई हो जाता है. तो उस वाली जगह पे हम ग्रेफाइट एज ए लुब्रिकेंट यूज करते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है और वो हाई टेम्परेचर पे भी मेल्ट नहीं होगा, उसमें आग नहीं लगेगी. इसलिए जितनी भी मशीनरी बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे वर्क करती है वहां ग्रेफाइट को हम एज ए लुब्रिकेंट यूज करते हैं. नेक्स्ट देयर कम्स बाय प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ अ मटेरियल. देखो, जो भी फ्रिक्शनल फोर्स है वो नेचर ऑफ द सरफेसेस कमिंग इन द कॉन्टैक्ट, उस पर डिपेंड करता है. तो अगर हम नेचर ऑफ द सरफेस को डिसाइड कर लें तो वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन. अगर हमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है तो हम टेफ्लॉन का यूज कर सकते हैं, हम नायलॉन का यूज कर सकते हैं. ये सारे वो मटेरियल्स हैं जिनका फ्रिक्शन काफी हद तक कम होता है. देन देयर कम्स बाय स्ट्रीमलाइनिंग. आप लोगों ने देखा होगा कि जितनी भी एरोप्लेन्स है, बोट्स है या कार्स है, जो मछलियां होती है या फिर जितनी भी बर्ड्स हैं, वो सब ना एक प्रॉपर शेप में होती है. और जो ये बोट वाला शेप होता है या जो मछली वाला शेप होता है, किस तरीके का शेप है हमारे पास मछली का, कुछ ऐसा, और बोट का भी कुछ ऐसा ही शेप होता है. तो ये वाला जो शेप है, दिस इज नॉन एज द स्ट्रीमलाइंड शेप. और ये स्ट्रीमलाइन शेप क्या करता है, इट डिक्रीजेस द फ्लूइड फ्रिक्शन. फ्लूइड में एयर भी आ जाएगा, लिक्विड भी आ जाएगा. तो मछली पानी के अंदर है, दैट इज लिक्विड, इट ऑल्सो कम्स अंडर फ्लूइड ओनली. तो फ्लूइड का फ्रिक्शन, मतलब यहाँ रेजिस्टेंस है, फ्लूइड का फ्रिक्शन है, तो उसको कम करने के लिए मछली ने क्या किया है, एक पर्टिकुलर टाइप का शेप ले रखा है. अगर हम बोट बनाते हैं तो अगेन फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करने के लिए उसको स्ट्रीमलाइन शेप दिया. अगर एयर रेजिस्टेंस है या फिर वहां एयर रेजिस्टेंस को भी हम फ्लूइड फ्रिक्शन ही मानते हैं, तो हम एरोप्लेन्स का शेप भी स्ट्रीमलाइन का बनाते हैं. हम कार जो होती है हमारी, उसका शेप भी स्ट्रीमलाइन शेप का बनाते हैं. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड्स टू डिक्रीज द फ्रिक्शनल फोर्स. नेक्स्ट देयर कम्स बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग्स. अब बॉल बेयरिंग्स क्या होती हैं, जितने फॉर एग्जाम्पल कोई व्हील है और उसमें हमें फ्रिक्शनल फोर्स को कम करना है, तो हम क्या करेंगे, ये हमने एक व्हील बना लिया, एक अंदर हमने दूसरा व्हील बनाया और बीच में यहाँ पे बहुत सारी बॉल्स को रख देते हैं. छोटी छोटी बॉल्स होती है, यहाँ एक्सिस एक्सल जो भी होता है उससे बंधा हुआ होता है. ये व्हील के साथ, बाहर वाला जो सर्किल है वो व्हील के साथ होगा, अंदर वाला जो सर्किल है वो उसकी एक्सिस के साथ में है. अगर ये एक्सिस इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो ये जो बॉल्स हैं वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करती हैं एंड दे रिड्यूस द फ्रिक्शन. तो बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग ऑल्सो वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शनल फोर्स. बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो बॉल बेयरिंग्स बनाती हैं, फिर इन बॉल बेयरिंग्स का मशीनरी में यूज किया जाता है. नेक्स्ट कम्स बाय कुशनिंग विद एयर. एयर से क्या होगा, एयर से ऐसा होगा कि जो कांटेक्ट में आ रहे हैं दो ऑब्जेक्ट्स, अब एयर हल्की होती है तो वो जो कांटेक्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, काफी हद तक एयर ऊपर की तरफ रहेगी और उसकी वजह से भी हम यहाँ पे फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं. नेक्स्ट इज मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेविटेशन. इसका क्या मतलब है, आप लोगों ने अगर सुना हो तो कुछ ऐसी ट्रेन्स अभी इन द प्रोसेस है जो ट्रैक्स के कांटेक्ट में नहीं रहती, वो ट्रैक से थोड़ा सा ऊपर चलती है. अब अगर कोई भी ट्रेन है जो ट्रैक के कांटेक्ट में नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर चल रही है, इसका मतलब वहां फ्रिक्शनल फोर्स तो होगा ही नहीं. तो जो भी उस ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज कर रहा है एक फोर्स, उसको हमने
वहां से डिलीट कर दिया, उसको हमने माइनस कर दिया बाय यूजिंग सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेविटेशन टेक्निक। तो ये ऑलरेडी जब मैं तुम्हें मैग्नेटिज्म बताऊंगी तो उस टाइम में इस चीज को बताऊंगी, बट हाँ ये दिस इज द प्रोसेस जिससे हम फ्रिक्शनल फोर्स को डिक्रीज कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन। इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन में सबसे पहले तो हम सरफेस को रफ बना के हम फ्रिक्शनल फोर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब कोई भी हमारे पास में बहुत ही स्मूथ सी एक कोई लकड़ी है जिसको हम पकड़ना चाह रहे हैं, बट वी आर नॉट एबल टू होल्ड इट, वी आर नॉट एबल टू ग्रिप इट। तो अगर हम एक रफ सरफेस वाला कोई भी स्टिक लेंगे तो उस रफ सरफेस वाली स्टिक को हम इजीली अपने हाथों में ग्रिप कर पाएंगे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को रफ बना के वी कैन increase the friction. The second method of increasing the friction is by using friction enhancing materials. जो भी friction को increase करने वाले materials है हम उनका यूज करेंगे और उनका यूज करके friction को increase कर देंगे। मतलब जो भी rough surfaces वगैरह है, then adding threads और patterns। मतलब कई बार ऐसे होता है ना, जैसे टायर हमने बनाया तो टायर के ऊपर कुछ पैटर्न्स कर दिए। हम जो जूते खरीदते हैं उनके नीचे कुछ पैटर्न बने हुए होते हैं। जो भी हमारी स्लीपर्स होती हैं उनके नीचे भी कुछ पैटर्न्स बने हुए होते हैं। तो ये सारे पैटर्न्स इंक्रीज करने के लिए बनाए जाते हैं, फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देयर इज बाय थ्रोइंग सैंड ऑन स्लिपरी रोड ड्यूरिंग रेन्स। बहुत बार जब बारिश होती है तो हमने सुना है कि उसकी स्कूटी स्किड हो गई या फिर एकदम से वो गिर गए, चोट लग गई। तो ये सारे काम क्यों होते हैं? क्योंकि उस टाइम में पानी भरा हुआ है रोड्स पे और वो पानी की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स कम हो गया और कम फ्रिक्शन की वजह से हमें एक फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं मिल रहा है और हम स्लिप हो जाते हैं। लेकिन अगर हमें इस फ्रिक्शन को कम करना है तो वहां पे रोड्स पे बजरी गिरा दी जाती है, बहुत सारी मिट्टी डाल दी जाती है ताकि इस स्लिपरीनेस को रिड्यूस कर सके और जो भी एक्सीडेंट्स है उनको उनसे लोगों को बचा सके। नेक्स्ट कम्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर, सिंथेटिक रबर का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है रोड के साथ में वो काफी ज्यादा है। नाउ द नेक्स्ट वन इज सैंड को स्प्रेड करा जा रहा है किसके ऊपर? स्नो कवर्ड रोड्स के ऊपर। बहुत बार हम सर्दियों में सुनते हैं कि जो भी हिल स्टेशंस है वहां पे जितने भी रोड्स हैं उनके ऊपर काफी ज्यादा बर्फ गिर गई। अब बर्फ गिर गई इसका मतलब बर्फ में अगर गाड़ी को चलाएंगे तो उनमें फ्रिक्शनल फोर्स कम रहेगा, तो गाड़ियों का स्लिप होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं और एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। तो इस फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए उस बर्फ के ऊपर भी मिट्टी डाली जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और भी की जाती है, उस बर्फ को पिघलाने के लिए। बर्फ को पिघलाने के लिए नमक का यूज किया जाता है। देखो जो भी बर्फ है उसके अंदर कोई भी आयंस नहीं है, मतलब वो ऊपर से बारिश की फॉर्म में गिरी है तो देयर इज H2O। अब H2O है तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम है, 0 डिग्री वगैरह पे वो फ्रीज हो जाता है और वो आइस की फॉर्म में आ जाता है। लेकिन जैसे ही हम उसके ऊपर नमक डालते हैं तो नमक इज सोडियम क्लोराइड, तो अब उसके अंदर आयंस आ जाएंगे। जैसे ही आयंस आएंगे उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा, मतलब अब वो -5 हो गया फॉर एग्जाम्पल। तो जब तक टेम्परेचर -5 नहीं आता तब तक हम क्या कर सकते हैं? नमक डाल के उस आइस को पिघला सकते हैं। लेकिन अगर -5 है टेम्परेचर और अब बर्फ जमी हुई है तो फिर अब सोडियम क्लोराइड से भी काम नहीं चलेगा। अब हमें मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ऐसा कुछ सॉल्ट उसके ऊपर स्प्रेड करना होगा जिससे कि उसका और फ्रीजिंग पॉइंट नीचे चला जाए। बट हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि इसके फ्रीजिंग पॉइंट को बहुत ही कम कर दें। एक हद तक हम बाय एडिंग द आयंस हम वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर सकते हैं, उसके बाद में नहीं कर सकते। तो दिस वाज अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स एंड हाउ टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द फ्रिक्शनल फोर्स। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।